आज की इस इतिहास की वीडियो में हम भारत के नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ा है, यानी कि भारत के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है, समुद्र तक फैला हुआ है। और यह जो उपमहाद्वीप है इसका क्या नाम रखा गया है, भारतवर्ष के नाम से इसको प्राचीन समय में जाना जाता था। महाकाव्य एवं पुराणों में इसे किस नाम से जाना गया है, भारतवर्ष। भारतवर्ष का क्या अर्थ होता है, भरतों का देश, इसको यहाँ पर कहा गया है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था, भारतीय कहा जाता था। और जो भारतीय है इसका क्या अर्थ होता है, भरत की संतान को ही क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। और भारत का नाम प्राचीन समूह यानी कि जो उस समय के जो निवासी थे उनका एक समूह था, जो कौन सा था, भरत समूह था, उससे लिया गया है। और जिसका भरत का जो उल्लेख है वो कहां पर किया गया है, ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और जिसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। उसके बाद भारत के अन्य नाम क्या क्या है, जैसे कि जम्बू द्वीप। भारतीय इसको किस नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू द्वीप हो सकता है कि यहाँ पर जो जामुन है ज्यादा होते हो, इसके कारण से इसको जम्बू द्वीप कहा जाता हो। उसके बाद सिंधु या हिंदू, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु या हिंदू कहते थे। हो सकता है कि वो सिंधु नदी के कारण भी इसको यहाँ पर हिंदू कहते हो या हिंदुस्तान कहते हो। इंदे, इंदे यानी कि यूनानियों ने इसे किस नाम से जाना है, इंदे के नाम से जाना है। और मध्यकाल में इसे किस नाम से जाना गया है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा था। और इंडिया यानी कि यूनानी शब्द था इंदे, तो उसी के आधार पर अंग्रेजों ने इसका नाम क्या मान लिया, इंडिया रख लिया। यानी कि जम्बू द्वीप, जो प्राचीन भारतीय लोग थे वो इसको जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। और सिंधु यानी कि प्राचीन ईरानी इसको किस नाम से जानते थे, सिंधु के नाम से जानते थे। यूनानी इसको इंदे के नाम से जानते थे। मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान बोला जाने लगा और अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया था। और भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में यदि हम बात करें तो इसको मुख्यतः दो भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है, एक तो उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषा के आधार पर और दक्षिण के अंदर द्रविड़ भाषा भाषिक क्षेत्र के आधार पर। यानी कि उत्तर के अंदर इंडो यूरोपीय जो भाषा थी उसकी ज्यादा अधिकता के कारण से इसको यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडो यूरोपीय भाषा। और दक्षिण के अंदर द्रविड़ भाषा भाषिक क्षेत्र के कारण इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। भारतीय जनसंख्या की प्रमुख नस्लें, यानी कि यदि जो भारत है उसकी हम नस्लों को यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं उस समय के अनुसार, तो यहाँ पर कौन कौन सी नस्लों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा है पेलियो मेडिटेरेनियन, और तीसरा है कॉकेसॉइड, और चौथा है निग्रोइड, और पांचवा है मैंगलोइड। पहला क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा क्या है, पेलियो मेडिटेरेनियन, नंबर 3 पर क्या है, काकेसाइड, और नंबर 4 पर निग्रोइड, और नंबर 5 पर मैग्लोइड। ये यहाँ पर जो उस समय जनसंख्या थी या जो नस्ल थी मुख्यतः भारत के अंतर्गत रहती थी, तो उसी के आधार पर भारतीय जो जनसंख्या उस समय के उनका वर्गीकरण किया गया है। और भारतीय इतिहास का वर्गीकरण यदि हम वर्तमान के आधार पर यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसको कितने भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, मुख्यतः 3 भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। और इस भारत को यानी कि भारत को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो किस इतिहासकार को जाता है, जर्मन का एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टफ सेलारियस है। क्या नाम है, क्रिस्टफ सेलारियस है, जो कि जिसको क्या श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो धन्यवाद दोस्तों।